यशवंत क्लब जो है ये एक शहर का सबसे बड़ा चंडू खाना भी है। शहर के किसी भी अच्छे कार्यों के लिए यशवंत क्लब का नाम कभी नहीं आता और ये यशवंत क्लब जो है ये शहर के कारोबारियों का आरामगाह भी है मुझे लगता है। और इसमें बहुत पारदर्शी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। पिछले दिनों आपको याद होगा शासन ने राजस्व विभाग सबको लेकर जो है एक अभियान शुरू किया था ताकि जिनके सबके दस्तावेज ठीक हो जाए और जो थोक राजस्व प्रकरण है उनका मामला निपट जाए। और उन्होंने कहा था कि इसके बाद जो भी मामला मिलेगा उसे 5,000 तक का इनाम दिया जाएगा। मजेदार बात यह कि 6 लोगों ने इनाम की राशि के लिए दावा लगाया है और उन्होंने कहा कि हमें मिलना चाहिए कि हमारा प्रकरण नहीं निपटाएगा। अब कलेक्टर साहब ने इतनी जोर से डंडा तो घुमा दिया पर डंडा घुमाने के बाद भी प्रकरण रह गए। वो प्रकरण क्यों रह गए अब इस पर जो है मंथन होगा। हालांकि 5-5 हज़ार रुपये लेने का उन्होंने दावा ठोक दिया है जिनके मामले थे वो, और मुझे लगता है देना भी चाहिए और इसकी वसूली उन अफसरों की जेब से होनी चाहिए जिन अफसरों ने इस मामले को इतना लंबा रखा है। जब्ती सारी हो गई, सारा कैलकुलेशन हो गया है। आज सारे जो संपत्ति करके उनके खाते हैं उससे मिलान हो रहा है। मिलान के बाद आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि यशवंत क्लब जो है वो नगर निगम को क्या टैक्स देना चाहिए था और वो क्या दे रहा है। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 11 अगस्त है और खबरें भी हैं। खबरों के साथ में कुछ नई जानकारियां भी हैं। एक तो भाजपा की नगर कार्यकारिणी का मामला जो है अब लगभग धीरे धीरे जो है वो खिचड़ी पकने लग गई है। हम उस पर भी बात करेंगे और भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। आप कार्यक्रम को शुरू से आखिर तक देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको कुछ नहीं मिलेगी। खबरें ही नहीं बताते हम, उन खबरों के पीछे का जो खबरों का खेल है वो भी हम आपको साथ में बताना चाहते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये खबर जो आपने पढ़ी है उसके पीछे एक बहुत बड़ी रामायण भी है, तो वो भी हम आपको जानकारी देते हैं। तो हम शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें। तो हम आज प्रभात खंड से शुरू कर रहे हैं। प्रभात खंड की एक खबर है, आज मोहन भागवत जी सरसंघ चालक जो है मोहन भागवत जी आज इंदौर में, आज भी और कल भी है क्या? नहीं, केवल आज ही है। और वे कल पहुंचे थे ना, कल पहुंचे, परसों आ गए थे, परसों और कल रहे थे। अब आज नहीं है, वे कल चले गए थे। और उन्होंने जो है आज यहाँ पर नहीं, पर उन्होंने कल का जो कार्यक्रम था उनका और उन्होंने जो बातें कही आज दोपहर में भी छपी और प्रभात खंड में भी। प्रभात खंड खबर एक अलग है अपने आप में। और उन्होंने जो कहा है कि बीमारी तो सनातनी है, चलती रहेगी। उन्होंने साथ ही साथ जो है ये भी कहा है, सरकार को उन्होंने निशाने पे लिया है, सरकार पे तंज भी कसा है एजुकेशन को लेकर कि जिस प्रकार का एजुकेशन है वो ठीक नहीं है, इसको सुधारने की बड़ी ज़रूरत है कि। और इधर उन्होंने कहा है कि सनातनी जो है ये बीमारी तो चलती रहेगी। मतलब क्या उन्होंने माना कि सनातनी एक बीमारी है? क्या है? नहीं, उनका जो कहना था सीधी सी बात है कि बीमारियां मतलब सेहत को आपको जो है बेहतर रखने के लिए बीमारियां आती रहेगी जाती रहेगी, ये सनातनी, इसका रूट चलता रहेगा, पर उसके लिए हमें काम करते रहना होगा। और उन्होंने शिक्षा और सेहत पर काम करने पर जोर दिया है। और इसको लेकर माधव सेवा सृष्टि संस्थान ने जो है हॉस्पिटल बनाया है, 5 मंजिला हॉस्पिटल बनाया है। उसकी शुरुआत करने आए थे जहां की 2 मंजिलाओं पर कैंसर का इलाज होगा और न्यूनतम दामों पर, इतने कम दामों पर कैंसर का इलाज इतनी आधुनिक मशीनों से शहर के लोगों को मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर बात कर रहे हैं कि माधव सेवा संस्थान का ऑलरेडी पहले ही जो है वहाँ पर एक क्लिनिक चल रहा है जहाँ पर न्यूनतम दामों में आपको अच्छे डॉक्टर्स जो हैं सेवाएँ देते हैं। भागवत जी कल इसकी शुरुआत करने आए थे और जिन लोगों ने इस काम को करने में अपनी भूमिका निभाई है उनकी तारीफ भी की, साथ में वे हिदायत भी दे गए हैं कि तारीफ तो खूब होगी, प्रशंसनीय काम है, पर इसे एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल लेना, इसको कभी हावी मत होने देना। और जो लोग इसे हावी नहीं होने देते वे ही सच्चे अर्थों में सेवा कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षा के व्यवसायीकरण जो की बात कर रहे हैं, सेहत से जुड़े हॉस्पिटल के व्यवसायीकरण पर भी जोर दिया। और इन्होंने सीधा कहा है कि वो समय चला गया जब वैद्य जी घर आकर इलाज कर दिया करते थे और सिर्फ वो सेवा भाव हुआ करता था। अब तो ऐसा हो गया है इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों की तरफ भागना पड़ रहा है। महंगा इलाज इतना हो गया है कि आम आदमी की पकड़ से दूर हो गया है। इलाज ही नहीं, ज़रूरत की चीज़ शिक्षा और इलाज, ये 2 चीज़ें जो है इस मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैगी। तो ये दोनों पर उन्होंने जोर दिया है कि इसके अंदर आपके पास जितना सामर्थ्य है उसमें से कुछ हिस्सा इस पर आपको खर्च करना चाहिए और अपनी क्षमता के हिसाब से करना चाहिए। इसके लिए, इसके बदले में आपको कोई हिमालय की पहाड़ी पर जाकर सुकून ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सेवा के बदले जो सुकून मिलता है उस सुकून की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब हम पत्रिका खबर की बात कर रहे हैं। पत्रिका खबर में पिछले दिनों आपको याद होगा शासन ने राजस्व विभाग की जो खतरे खतौनी और इन सबको लेकर जो है एक अभियान शुरू किया था ताकि जिनके सबके दस्तावेज ठीक हो जाए और जो थोक राजस्व प्रकरण है उनका मामला निपट जाए। और उन्होंने कहा था कि इसके बाद जो भी मामला मिलेगा उसे 5,000 तक का इनाम
दिया जाएगा। मज़ेदार बात यह कि 6 लोगों ने इनाम की राशि के लिए दावा लगाया है और उन्होंने कहा है कि हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमारा प्रकरण नहीं निपटाएगा। और कुल अभी तक जो है 158 प्रकरण निपट गए हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही बात है कि कितनी भी सख्ती कर ली जाए, जो लेट लतीफ़ी और जो अफसरशाही है वो वैसे ही काम करती है। अब कलेक्टर साहब ने इतनी जोर से डंडा तो घुमा दिया, पर डंडा घुमाने के बाद भी प्रकरण रह गए। वो प्रकरण क्यों रह गए, अब इस पर जो है मंथन होगा। हालांकि 5-5 हज़ार रुपये लेने का उन्होंने दावा ठोक दिया है जिनके मामले थे वो, और मुझे लगता है देना भी चाहिए। और इसकी वसूली उन अफसरों की जेब से होनी चाहिए जिन अफसरों ने इस मामले को इतना लंबा रखा है। और इसके पीछे का कारण भी उनको स्पष्ट करना चाहिए ताकि कम से कम अगली बार के लिए स्थिति बनी रहे। हमेशा स्थिति कारण नहीं बताते हैं इसलिए। अब अग्निबाण खबर की बात कर ले रहे हैं। अग्निबाण में 2 खबरें अच्छी हैं जिस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो यशवंत क्लब की संपत्ति कर को लेकर आज जो संपत्ति कर के मामले को लेकर आज एक रिपोर्ट तैयार हो रही है। मैं यशवंत क्लब को जो है बड़े शहर के बड़े कारोबारियों और बड़े घरानों का जो है चंडू खाना कहता हूँ। यशवंत क्लब की कोई शहर के लिए अहम भूमिका कभी नहीं है। यशवंत क्लब केवल जो है शहर के धनाढ्य परिवार, या क्योंकि यहाँ की सदस्यता 50 लाख रुपए की है, 50 लाख रुपए के जो लोग सदस्यता लेते हैं वो गिर पड़ रहे हैं। जो बहनों गए हैं वो अपने परिवारों को सदस्यता दिलाने के लिए, पिछले दिनों आपको एक नाटक पता चला होगा कि शहर के एक राजनेता सहित तमाम लोगों ने अपने जोर लगा दिए थे यशवंत क्लब की सदस्यता को लेकर। आप समझ सकते हैं यशवंत क्लब जो है सदस्यता की जगह अपनी है, पर यशवंत क्लब जो है ये एक शहर का सबसे बड़ा चंडू खाना भी है। शहर के किसी भी अच्छे कार्यों के लिए यशवंत क्लब का नाम कभी नहीं आता है। और ये यशवंत क्लब जो है ये शहर के कारोबारियों का आरामगाह भी बना हुआ है मुझे लगता है। और इसमें बहुत पारदर्शी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसमें संपत्ति कर का मामला निकलता है तो इतनी जमीन रोक कर तो लोग खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए आते हैं, इनको जांच करके इनसे पैसा वसूल होना चाहिए। क्या शेखर जी? आप सही कह रहे हैं। नगर निगम के अंदर जो है संभावित को एक शिकायत हुई थी, उस शिकायत के आधार पर संभावित के निर्देश पर नगर निगम की टीम की राजस्व टीम और नक्शा विभाग की टीम ने जो यशवंत क्लब की नब्ती की थी, वहाँ जाकर हकीकत को जाना था कि यशवंत क्लब अभी तक नगर निगम को कितना टैक्स चुका रहा है और कितनी मंजूरी बनाने की लेने के बाद उसमें कितना अलग से और निर्माण कर लिया गया है और कितनी संपत्ति का टैक्स एक्चुअल में नगर निगम को मिलना चाहिए। नब्ती सारी हो गई, सारा कैलकुलेशन हो गया है। आज सारे जो संपत्ति करके उसके खाते हैं उससे मिलान हो रहा हैगा। मिलान के बाद आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि यशवंत क्लब जो है वो नगर निगम को क्या टैक्स देना चाहिए था और वो क्या दे रहा है, इसमें क्या गोलमाल है, क्या इसमें हकीकत है, ये आज शाम तक सामने आ जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, कोई रियायत नहीं होना चाहिए। जब वहाँ पर इतने तमाम पैसे जुआ सट पे खेला जा रहा हैगा, ताश पत्ती सब पे लाखों रुपए लुटाए जा रहे हैं, तो इसमें पैसा शहर के लिए आना चाहिए और कोई रियायत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वसूल होना चाहिए इन लोगों से पैसा। एक और महत्वपूर्ण खबर इस पर हम बात कर लेते हैं कि योजना क्रमांक 171 लेके फिर बवाल खड़ा हो गया है। प्राधिकरण बोर्ड ने संशोधन, प्राधिकरण बोर्ड को पहली बात तो संशोधन का अधिकार नहीं था, शासन भी इसे मंजूरी नहीं देगा। इस मामले में प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना ये, जो पूर्व अधिकारी रहे उनका मानना ये कि प्राधिकरण में बैठे अधिकारियों की ही मंशा साफ नहीं है। अगर उन्हें इसको छोड़ना था तो उन्हें एक लाइन का प्रस्ताव बना देना था कि चूंकि ये ज़मीनें हमारे पास है नहीं, इसमें से बहुत सारी ज़मीनों पर हमारे पास जो भी नहीं है कि संस्थाओं के ऑलरेडी प्लाट बेच चुकी है और उसके बाद में भी हम यहाँ कब्जे की कोशिश करते हैं तो कब्जे नहीं होंगे। इससे बेहतर होगा कि इसको डीनोटिफाइड कर देना चाहिए। पर गोल बाल घुमा फिरा के बात करके कहाँ छोड़ना कहाँ नहीं छोड़ना, यहाँ प्लाट यहाँ, ये सब चीज़ें करके अंततः हश्र ये हुआ कि वो योजना 171 वापस वहीं की वहीं फंसी रह गई। अब अगले जो भी प्लाट होल्डर हैं सबको, प्लाट होल्डरों को कब्जा मनीष सिंह जी के कार्यकाल में ही दिलाया गया था। उसी योजना के अंदर जिन जिन की सोसाइटी है तो उनको प्लाट भी मिले। तो मेरी ये बात समझ में ये नहीं आ रही कि क्या है, सरकार की मंशा साफ नहीं है प्राधिकरण कैसे कर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से गोलमाल अगर आप उलझाते रहे तो उन लोगों का सब्र जवाब दे देगा जिन्होंने अपनी जवानी की उम्र में यहाँ प्लाट खरीदे थे और बुढ़ापा आ चुका है। और बुढ़ापे में अगर वे अपने प्लाट या अपने घर के आचार्य का सुख नहीं देख सकते तो मुझे लगता है वे खुद ही उसके अंदर घुस जाएंगे। और फिर बात कर लेते हैं कि पिछले दिनों आप ही ने पेनल्टी लगा दी थी कि 5,44,84 लाख रुपए आप जमा कर दीजिए, उसके बाद हम योजना से बाहर कर देंगे। तो फिर वो पैसे का क्या होगा, ये बड़ा सवाल उठता है कि आपने पैसा भी ले लिया, पेनल्टी भी लगा दी कि आपने वहां पर जो विकास किया था उसका खर्चा भी आपने अपनी जेब में रख लिया और फिर उलझा दिया आपने। तो आप बोर्ड बैठक में इस तरीके के फैसले कैसे लेते हैं जब आपको उसको योजना से बाहर करना ही नहीं थे, आपको उसके नियम कायदे ही नहीं मालूम है उसको बाहर करने के, तो फिर लोगों को किस तरीके से आप पैसा जमा करा रहे हैं और रोज रोज नया क्यों दिलासा दे रहे हैं। ये थी अग्निबाण की खबर जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम दोपहर की खबर की बात कर ले रहे हैं। एक तो आज नया आयकर बिल पेश हो गया है। अंततः जितने संशोधन थे 285 सबके सब शामिल कर दिए जाएंगे, जिसको लेकर सरकार बहुत जगह कन्नी काट रही थी। अंततः ये सारे के सारे संशोधन सरकार ने शामिल कर दिए। इसमें TDS का संशोधन भी शामिल होगा। एक खबर और है जिस पर हम बात कर रहे हैं आपसे। चुनाव आयोग ने
जो उनके पास में डिजिटल ई मतदाता सूची थी, जो उस पर कभी भी खोल के देखी जा सकती थी अपना एपिक नंबर देख के देखने के लिए, उसको अब पूरी तरह से हटा दिया है। हालांकि चुनाव आयोग इससे इनकार कर रहा है, पर चुनाव ने जो डिजिटल वाली रहती थी उसकी बजाय आप डिजिटल वोटर ड्राफ्ट हटाकर उसकी जगह स्कैन करने वाली, जो स्कैन वाली थी आपकी वोटर लिस्ट, उसको डाल दिया है। और इसमें पेच ये आ गया है कि किसी को भी अगर पूरी जानकारी निकालना होगी तो वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसकी जांच करने में इतना समय लग जाएगा आपको इस वोटर लिस्ट में कि आप कुछ भी इसमें प्रयास करने के बाद भी आप जानकारी नहीं निकाल पाएंगे और महीनों आपके निकल जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग ने कल शपथ पत्र देकर कहा था परसों सुप्रीम कोर्ट में कि हम जो है ये जो जिन लोगों के नाम हटाए गए उनके बारे में हम कोई जानकारी नहीं देंगे, न मृतकों के बारे में कोई जानकारी देंगे बिहार को लेकर। इतने पेचों में फंस गया है चुनाव आयोग जिसकी कोई हद नहीं है, और चुनाव आयोग उससे बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। इधर एक और मजेदार बात है कि जो शपथ पत्र के लिए कहा गया था कि राहुल गांधी शपथ पत्र दे दे कि वो जो जानकारी दे रहे हैं अगर गलत निकली तो उसके लिए सजा भोगने को तैयार है वहाँ, उस मामले में कांग्रेस ने अपनी तरफ से जानकारी दी, कांग्रेस के लायर ने, कि ये एक शपथ पत्र नहीं देना है, इसमें 1.25 लाख से ज़्यादा शपथ पत्र राहुल गांधी को देना होंगे और 1.25 लाख पे उन्हीं को साइन करनी होगी। तो ये कितने दिनों तक ये काम चलेगा इस प्रकार के, क्योंकि हर जो शिकायत है उसमें अलग अलग, उसके लिए हर शिकायत के लिए अलग अलग शपथ पत्र देने होंगे। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने इस मामले में कहा था कि फॉर्मेट बनाकर ये संवैधानिक संस्था, आज चिदम्बरम ने भी आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्था उसके अंदर ये आप नहीं कर सकते हैं। और आज जो है एक और भास्कर ने एक और जो है जो उनके डिजिटल टीम है उन्होंने एक भांडा फोड़ा कि भोपाल में एक फर्जीवाड़ा मिला है जहाँ 2 कमरे के मकान में 19 वोटर हैं। इसमें मोदी योगी सहित जो है 17 मुस्लिम भी रहते हैं। मतलब बड़ी मज़ेदार बात है, योगी और मोदी के साथ में 17 मुस्लिम भी वहाँ पर रह रहेंगे। तो ये खबर थी जिस पर हमने आपसे बात की। एक खबर और मैं आपको बताता हूँ, अच्छी बात है, अक्टूबर से कई उड़ानें एक साथ चालू हो रही हैं, ये एक अच्छी बात है। रीवा, जम्मू सहित कई शहरों के लिए एक बार सीधे जुड़ेंगे। और एक खबर और है जिस पर 2 लाइन संक्षेप में बात कर लेता हूं मैं, कि बड़े बकायेदारों को नोटिस देकर 50,000 वालों को चिन्हित किया गया। नगर निगम एक बड़ा अभियान वसूली का शुरू कर रही है। क्या है शेखर जी? नगर निगम हर बार ही इस तरीके के बड़े बकायेदारों को नोटिस देता है। नोटिस के बदले हासिल क्या होता है नगर निगम ही बता सकता है। एडवांस टेक का जो कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो चुका है, जितनी छूट देनी थी दे दी गई है। अब मुझे लगता है इसे रूटीन में चलेगा। नोटिस देना है तो महज फॉर्मेलिटी रहेगी, क्योंकि आप 31 दिसंबर तक जिन लोगों को छूट चाहिए, मतलब करंट में जो आपका टैक्स बनता है उसके अंदर आपको सरचार्ज ना लगे, क्योंकि जनवरी से 5%, फरवरी से 5%, मार्च में 5% से 15% का सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है दिसंबर के बाद में। तो अब जो ओरिजिनल पैसा जो आना है नगर निगम के पास में, लोक अदालत ले लेते हैं हम, सितंबर में एक लोक अदालत आ रही है, उसमें पैसा आ जाएगा। फिर 31 दिसंबर के पहले हमारे नगर निगम को पैसा मिलता है। तो नगर निगम में ये बना हुआ है सिस्टम, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आप कितने भी नोटिस दो, कुछ भी करो, जिसको जब पैसा देना वो तभी देता है। पहले पैसा अब जिसको एडवांस देना था वो दे चुका है, अब उसे देने की जरूरत नहीं है। अब कोई सरचार्ज अभी लग नहीं रहा है, दिसंबर तक उसे राहत है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए 31 दिसंबर तक सब इंतजार करते हैं और लोक अदालत में कोई छूट मिल जाएगी तो वो छूट ले लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया बात है ये। अब ये तो थी हमारी अखबारी खबरें जिसपे हमने आपको शहर की तमाम अलग अलग हिस्सों में बटी हुई जानकारी एक जाजम पे लाके हमने आपको दी, ताकि आप जो है पूरा आपका जो खबरों का बास्केट है वो पूरा इस प्रकार हो जाए शहर का कि आपको अतिरिक्त जानकारी लेने की कोई तकलीफ ना करना पड़े। अब एक राजनीतिक चर्चा हम कर लेते हैं। पिछले 2 दिनों से इंदौर में पर्यवेक्षक आए हुए थे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल जी ने, हेमंत खंडेलवाल जी ने हर जिले के लिए 2-2 लोगों की टीम बनाई थी। इंदौर को लेकर उज्जैन और रीवा से 2 लोग बुलाए गए थे, आशुतोष तिवारी और विवेक जोशी जो है, आशुतोष तिवारी साथ रीवा के, विवेक जोशी के उज्जैन के। हाँ, ये दोनों ही लोगों की टीम थी। तो ये बता रहा है कि उज्जैन का हस्तक्षेप इसमें रहेगा। और उन्होंने ये जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने जहाँ बात भी कर कुरा के उन्होंने जो है नगर कार्यकारिणी के लिए जो नाम वाम लिए गए थे उनको लेकर बातचीत की गई थी। नामों को लेकर तो नहीं है, पर एक लगभग क्या है आपका जानकारी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि नामों को लेकर मंथन हुआ है। अभी कुछ नेता आज रह गए थे, कल उनसे भी आज बात हो रही है। और कुल मिला के ये हो रहा है, हेमंत खंडेलवाल ने साफ जाहिर कर दिया है कि जो भी ये नगर की टीम बननी है उसके लिए उन्होंने जो पर्यवेक्षक भेजे हैं वही मंथन पूरा कर ले और सारे नेताओं में तालमेल बिठाकर नाम ले आए और भोपाल से हम इसकी सूचना जारी कर देंगे, टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसी बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पेच जो फंसता है वो महामंत्री को लेकर फंसता है। हर विधानसभा के जो विधायक चाहते हैं कि उनकी विधानसभा से एक महामंत्री बनना चाहिए। इंदौर में जिलाध्यक्ष के साथ में जो है 3 महामंत्री दिए जाते हैं। इस महामंत्री की बात कर लें, एक SC कोटे का होता है और 2 महामंत्री जो है, एक पिछड़ा लिया जाता है और एक सामान्य की तरफ विचार किया जाता है। पिछली बार गौरव रणदीवे ने तो एक महिला को जो महामंत्री बना दिया था, वो एक नई शुरुआत की थी। हालांकि इस बार सुमित ऐसा कुछ करते मुझे नहीं दिखाई दे रहे, पर हो सकता है, क्योंकि इस बार 33% आरक्षण महिलाओं को देना है पदों में। तो इसलिए जो 24 लोगों की टीम बननी है उसके अंदर 6 से 7 महिलाएं ली जाएगी।
1 नंबर विधानसभा की अगर मैं बात कर लेता हूं तो अशोक चौहान चांदू जो कैलाश विजयवर्गीय सबसे नज़दीकी कहा जाते हैं, उनका नाम महामंत्री के लिए आगे बढ़ाया गया है। 2 नंबर की बात कर ले, आपको ये भी मैं आप साफ कर देता हूँ, आज क्लियर कर देता हूँ कि जब जब इंदौर शहर में नगर कार्यकारिणी बनी है, महामंत्री 2 नंबर कोटे से हर बार आया हैगा। इनके लिए कोई नया नियम लागू नहीं होता है, 2 नंबर से आपको महामंत्री बनाना है, यहीं से शुरू होती है। तो यहाँ से सुधीर खोले जो मौजूदा महामंत्री है, उनका नाम रमेश मेंदोला ने दे दिया है, दूसरा नाम रोहित चौधरी का दिया गया है। इन 2 में से एक व्यक्ति जो है महामंत्री बनना करीब लगभग तय है। 3 नंबर विधानसभा की बात कर लें, गोलू शुक्ला ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बंटी गोयल है, मुकेश मंगल है, यहाँ से जो बात कर रहे हैं कई बड़े बड़े नाम आ रहे हैंगे, तो मुझे लगता है उस पर कहा जा सकता है पवन जायसवाल भी एक बहुत अच्छा नाम है, जो ज्योतिराज सिंधिया कोटे से सीधा ताल्लुक रखते हैं और पिछली बार भी नगर टीम में रहे ये पहले कांग्रेस में थे, ये पहले कांग्रेस में थे और पिछली टीम में ये शामिल रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। फिर 4 नंबर की बात कर ले, सबसे ज्यादा जो कुश्ती मची पड़ी है वो 4 नंबर में मची पड़ी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव चाहते हैं कि भरत पारक को हर हाल में महामंत्री बनाया जाए। यहीं पर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जो है अड़ गई है और वे वीरेंद्र शेणके के नाम को चाहती है। सांसद शंकर लालवानी ने भी इन दोनों की लड़ाई में अपना तीसरा दाव फेंक दिया है, कंचन गिदवानी या विशाल गिदवानी। शंकर लालवानी ने 2 नाम डाले हैंगे और चाहते हैं अगर महिला कोटा होता है तो कंचन गिदवानी बन जाए या विशाल गिदवानी। अब सुमित मिश्रा के साथ में परेशानी हो गई है, तीनों की लड़ाई में वे किसे तवज्जो दे। हालांकि वे विधायक से बाहर जाएंगे नहीं, तो मुझे लगता है वीरेंद्र शेणके की लाइन बनती दिख रही है। ये 2 नाम अगर रुकते हैं तो इन्हें उपाध्यक्ष में एडजस्ट किया जाएगा। ऐसे में बात कर ले तो 5 नंबर से महेंद्र आडिया ने जो है देवेश जाजोदिया का नाम दिया है, जो है बेरवा समाज से आते हैंगे। इसके अलावा वासुदेव पाटीदार हैं और नेहा शर्मा एक चौंकाने वाला नाम लेकर आए हैं, नेहा शर्मा का, वे महिला कोटे से महामंत्री बनाना चाहते हैं। और वैसे हम राव में अगर चला जाऊंगा तो हरप्रीत सिंह बख्शी की बात की जा रही है। हरप्रीत सिंह बख्शी जो है आकाश विजयवर्गीय की पहली पसंद बताए जाते हैं और मुझे लगता है इसके लिए कैलाश विजयवर्गीय ने और आकाश विजयवर्गीय ने मधु वर्मा को भी तैयार करने की कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह से उन्हें महामंत्री बना दिया जाए, क्योंकि मधु वर्मा की मंजूरी के बगैर ये होना संभव नहीं है। यहीं से जीतू जिराती सभा में नीलेश चौधरी दावा कर रहे हैं और गौतम शर्मा की जो हम बात कर रहे हैं जो है मधु वर्मा कोटे से आएंगे। पर यहाँ भी मैं आपको एक चौंकाने वाला नाम बता देता हूँ, भानु ठाकुर जो मधु वर्मा के छाया के रूप में उनके साथ में चलते हैं, उनके परिवार का हिस्सा है, उनका नाम भी नगर कार्यकारिणी के लिए आगे आएगा। इससे में चक्री ऐसी उलझ गई है कि हर व्यक्ति को सिर्फ नगर महामंत्री बनना है, बाकी किसी पद पर मंत्री के लिए कोई बात करना नहीं चाह रहा है। महामंत्री नहीं बनते हैं तो उपाध्यक्ष बनना मंजूर है, पर मंत्री के लिए कोई राजी नहीं हो रहा। आपको बता दूं, हर व्यक्ति को महामंत्री या उपाध्यक्ष बनना है। तो क्या माना जाए, क्या ये पूरी कगार पे आ गई कि अब ये इतने नाम आ गए हैं कि इसकी छटनी करना इतना आसान नहीं होगा। इतनी छटनी करने के लिए हेमंत खंडेलवाल जी को ही बैठना पड़ेगा और उनके आगे जो मुझे लगता है जितनी सख्ती से वे संगठन चला रहे हैं ज्यादा मिन मेक नहीं होगी और वे भी संगठन के हिसाब से विधायकों की पसंद को मुझे लगता है तवज्जो दी जाएगी। 2-4 नाम इधर उधर हो जाएं। वैसे भाई साहब मैं आपको बता देता हूं कि इस नगर कार्यकारिणी की 24 लोगों की टीम में एक व्यक्ति एक पद जो है महापौर कोटे को जाएगा, एक सांसद शंकर लालवानी के हिस्से में जाएगा, 2 से 3 पद जो है विधायकों कोटे में जाएंगे, एक जो पुराने नेता हों उनकी पसंद होगी और एक आध संघ की पसंद का नाम आएगा इस तरीके से, और एक आध नाम सुमित मिश्रा की पसंद का आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक खबर जिसमें हमने आपको शहर के संगठन के हाल समाचार दिए। कल अगर हम समय मिल जाएगा तो हम आपको कांग्रेस के हाल भी बता देंगे कि कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई है। अभी हाल कांग्रेस की गाड़ी पे फंसी हुई है कि ये मिलों की झांकियों जैसी हालत होगी इनकी कि इसकी गाड़ी निकली कि नहीं, उसकी गाड़ी निकली। हाँ, इनका भी सजन कल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मतलब ये अगली गाड़ी है इसके बाद में, और वैसे भी गणेश विसर्जन की झांकियों काम शुरू हो गया। तो ये तो थी हमारी खबरें और ये राजनीतिक खबर थी जिस पर हमने आपसे बात की। हमारा आपसे आग्रह इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।